हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द 13 फ्लोर मूवी को जो 1999 में आई थी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था। जैसे IMDb पर इसे मिले हैं 7.1 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 30% फ्रेश विद 64% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 36 आउट ऑफ 100 और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 1937 में। फिर हम फुलर नाम के एक आदमी को कोई खत लिखते हुए देखते हैं। उसके कमरे में एक लड़की थी। फुलर वहाँ पैसे रखकर बाहर आता है। वो एक होटल में था जहाँ का लगभग सारा स्टाफ उसे पहचानता था। फुलर वहाँ एक बारटेंडर एस्टन के पास जाता है और उसे वो लेटर देता है और उसे कहता है ये लेटर उसे डगलस हॉल नाम के आदमी को ही देना है। फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन एस्टन उस लेटर को पढ़ लेता है। फुलर अपने घर आता है जहाँ उसकी वाइफ भी थी। जैसे ही फुलर बेड पर लेटता है अचानक उसकी आंखें चमकती है और अचानक फुलर एक लैब में जागता है। वो लैब इस समय की थी। वहाँ बहुत बड़ा कोई सुपर कंप्यूटर रखा था। फुलर वहाँ से किसी बार में जाता है और वहाँ से डगलस हॉल को कॉल करता है, लेकिन कॉल पिक नहीं होती। इसीलिए वो उसके आंसरिंग मशीन में मैसेज छोड़ता है कि उसने एक बहुत बड़ी खोज की है जिससे सब बदल जाएगा। लेकिन तब बारटेंडर देखता है उससे कोई मिलने आया है। फुलर उसके साथ बाहर जाता है। फुलर उसे जानता था, लेकिन वो आदमी फुलर को चाकू से मार देता है। हमें अभी उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। अगले सीन में हम डगलस मतलब डग नाम के आदमी को नींद से उठते हुए देखते हैं। इसी के लिए फुलर ने बारटेंडर के पास वो मैसेज छोड़ा था। बाथरूम में उसे खून के निशान मिलते हैं। साथ ही साइड में एक शर्ट थी जिसपे खून लगा हुआ था। डग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके आंसरिंग मशीन में डिटेक्टिव मैकबेन उसे पुलिस स्टेशन बुला रहा था। वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर डिटेक्टिव मैकबेन से मिलता है। मैकबेन उसे फुलर की बॉडी दिखाता है। दरअसल फुलर डॉग के बॉस थे, लेकिन उससे बढ़कर वो उसके दोस्त थे। मैकबेन उसे सिगरेट के लिए पूछता है, लेकिन डगलस स्मोक नहीं करता था। मैकबेन बताता है फुलर को बहुत बेरहमी से मारा गया है, जैसे मारने वाले को बहुत मजा आ रहा हो और उनका वॉलेट भी गायब है, जिससे लगता है उन्हें लूटा गया हो। डग को कोई आइडिया नहीं था उन्हें कौन मार सकता है, क्योंकि सभी उन्हें पसंद करते थे। साथ ही उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई होता तो वो डग को जरूर बताते। फिर मैकबेन उसके साथ उनके ऑफिस आता है। इसी बिल्डिंग में उनकी कंपनी थी। साथ ही डग और फुलर इसी बिल्डिंग में रहते थे। उनका अपार्टमेंट काफी शानदार था और फुलर ने नई खोज की थी जिसके बारे में वो ज्यादा बता नहीं सकता। तभी वहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। डग उससे बात करने जाता है। जब वो उसे देखता है देखता ही रह जाता है। वो बताती है वो जेन फुलर है, फुलर की बेटी। ये जानकर डग को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि फुलर ने कभी उसे बताया ही नहीं था कि उनकी एक बेटी भी है। जेन बताती है वो आज ही पेरिस से लौटी है। मैकबेन को उससे बात करनी थी। डग उसे देख ही रहा था। उसे जेन जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो पहले भी मिल चुके हो, लेकिन जेन को ऐसा नहीं लगता। फिर डग 13 फ्लोर पे जाता है जहां उसकी लैब है। डग वहां विट से मिलता है। उसे भी फुलर की मौत का बहुत बुरा लग रहा था। विट बिल्कुल उस बारटेंडर जैसा दिख रहा था जिसे फुलर ने 1937 में वो लेटर दिया था। यहाँ हमें पता लगता है फुलर एक जीनियस साइंटिस्ट थे। विट से डग को पता चलता है फुलर कई बार सिस्टम का इस्तेमाल कर चुके थे, जबकि अभी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिसके बारे में डग को पता नहीं था। ये जानने के बाद कि फुलर की एक बेटी है, विट को भी यकीन नहीं होता। फिर डग जेन को कहीं जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ मैकबेन 13 फ्लोर पर विट के पास आता है। विट से उसे पता चलता है फुलर ने एक सिमुलेशन बनाया है। लैब की ये मशीन ही सिमुलेशन है। सिमुलेशन के अंदर कैरेक्टर्स है जो सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी दुनिया असली नहीं, बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वो सोचते हैं वो असली है। फुलर ने अभी बस प्रोटोटाइप बनाया है 1937 लॉस एंजलिस का। मतलब फुलर पास्ट में नहीं गए थे, वो सिमुलेशन में थे और सिमुलेशन में ही उन्होंने डग के लिए एक मैसेज छोड़ा है। सिस्टम में जाने के लिए वो खुद को मशीन से कनेक्ट करते हैं और उनका दिमाग, उनकी कॉन्शियसनेस सिमुलेशन में मौजूद किसी कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाती है, जबकि उनका शरीर यही रहता है। लेकिन मैकबेन इसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि फुलर का मर्डर असली दुनिया में हुआ है। दूसरी तरफ डग होटल में फिर से
जेन से मिलता है। उसे जानना था मरने से पहले फुलर कहीं परेशान तो नहीं थे। तब जेन बताती है उन्होंने उसे यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि वो कंपनी बंद कर सके। ये जानकर डक को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि वो ही फुलर के सबसे करीब था। उन्होंने उसे भी कभी नहीं बताया कि वो कंपनी बंद करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी के बारे में भी तो नहीं बताया था। फिर जेन जाकर अपने वकील से मिलती है ताकि जल्दी कंपनी बंद कर सके, लेकिन उसका वकील उसे एक शॉकिंग न्यूज देता है क्योंकि मरने से पहले फुलर ने अपनी वसीयत लिख ली थी। उसने अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉइज के नाम कर दी है। वसीयत में जेन का कहीं जिक्र तक नहीं है। तब जेन को पता चलता है अब कंपनी का नया चेयरमैन डग होने वाला है। अब मैकबेन डग पर शक कर रहा था क्योंकि 2 बिलियन की कंपनी अब डग की होने वाली थी, लेकिन वो बताता है उस रात वो यहाँ आने प्लेन में था। लेकिन मैकबेन बताता है फुलर उस रात ऑफिस से 10:30 बजे निकले और डग का प्लेन 10 बजे लैंड हुआ और उनकी मौत 11:30 या 12 के बीच हुई थी। लेकिन डग की फुलर से कोई बात तक नहीं हुई। लेकिन मैकबेन बताता है फुलर ने एक बार से उसके घर पर कॉल किया था जो डग को पता ही नहीं था। मैकबेन उसे शहर से बाहर जाने से मना करता है। उसके जाते ही डग जाकर अपना फोन चेक करता है जिसमें उसे फुलर का मैसेज मिलता है, जिसमें वो डग को बताते हैं उन्होंने सिस्टम में उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसे जानने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। डग तुरंत लैब में जाकर फुलर की फाइल्स देखता है। तभी वहाँ वीट आता है। डग उसे बताता है फुलर ने सिस्टम के अंदर उसके लिए कोई मैसेज छोड़ा है, लेकिन फिलहाल उसे कुछ नहीं मिलता। डग देखता है कि फुलर सिमुलेशन में आखिरी बार किस किस से मिले थे। अब डग को भी सिस्टम में जाकर उस मैसेज का पता लगाना था, लेकिन वीट मना कर रहा था क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। लेकिन डग उसे बताता है पुलिस को उस पर शक है। उसे खुद नहीं पता कि उसने फुलर को मारा है या नहीं, या कोई उसे फंसाना चाहता है। उसके पास एक ही क्लू है जो उस सिमुलेशन में है, इसीलिए वीट भी मान जाता है। वो 2 घंटों का टाइमर सेट करते हैं। वीट उसे किसी जॉन नाम के कैरेक्टर से लिंक करता है और कुछ ही देर में डग की कॉन्शियसनेस जॉन के अंदर आ जाती है। जॉन किसी बैंक में कैशियर था। वो उठकर बाथरूम जाता है। डग ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि ये सिमुलेशन बिल्कुल असली दुनिया जैसा है। यहाँ सब कुछ असली लग रहा था। फिर जॉन बाहर की दुनिया देखता है जो बिल्कुल असली लग रही थी। फिर जॉन वहाँ से ग्रीसन की दुकान पहुँचता है। ग्रीसन वही कैरेक्टर है जिससे फुलर कनेक्ट होते थे, जो दिखने में बिल्कुल फुलर जैसा ही था। उसे मिलकर डग को बहुत खुशी होती है। वो उससे फुलर की लिखी किताब मांगता है, लेकिन फुलर का नाम सुनकर भी उसे कुछ याद नहीं आता। डग यहाँ उसे खुद का भी नाम बताता है, लेकिन तब भी उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन उसे डग जाना पहचाना लग रहा था। दरअसल डिस्कनेक्ट होने के बाद कैरेक्टर को कुछ याद ही नहीं रहता, इसीलिए डग यहाँ से चला जाता है। डग वहाँ से उस लड़की के घर जाता है जिससे आखिरी बार फुलर मिले थे, लेकिन वो घर पर नहीं थी। उसकी माँ बताती है वो ग्रैंड होटल में काम करती है। डग ग्रैंड होटल पहुँचता है और उस लड़की से मिलता है। वो उसे एस्टन के पास भेजती है। उसे देखकर डग हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल विट के जैसा था। एस्टन से उसे पता चलता है फुलर यहाँ लड़कियों के साथ यामा काटा करते थे। डग उससे पूछता भी है कि फुलर ने उसके लिए कोई मैसेज या लेटर तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसका नाम सुनने के बाद भी एस्टन उसे वो लेटर नहीं देता। वो बोलता है फुलर ने उसे कोई मैसेज या कोई लेटर नहीं दिया। तभी डग की हालत खराब होने लगती है क्योंकि 2 घंटे खत्म होने वाले थे। वो तुरंत बाथरूम जाता है और कुछ ही मिनट्स में डग सिमुलेशन से बाहर आता है। विट उसे बताता है जॉन मतलब उस सिमुलेशन के कैरेक्टर और उसके दिमाग की कॉन्शियसनेस आपस में स्वाइप होने वाली थी। मतलब जॉन यहाँ डग के शरीर में आ जाता और डग जॉन के शरीर में फंस जाता। लेकिन ये जानने के बाद कि उनकी खोज, उनका सिमुलेशन सच में काम करता है, बस थोड़ा कलर ठीक करने की जरूरत है, दोनों बहुत खुश होते हैं। वही सिमुलेशन के अंदर जॉन होश में आता है। वहाँ एस्टन देखता है जॉन बिल्कुल बदल गया। उसे कुछ याद ही नहीं, उसे ये तक याद नहीं वो यहाँ कैसे और क्यों आया। वही असली दुनिया में डग से कोई मिलने आता है। ये वही बारटेंडर है जिससे फुलर मरने से पहले मिले थे। वो डग को पार्किंग में ले जाकर पैसे मांगता है। डग को कुछ समझ नहीं आता वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो डग को मारते हुए बताता है उस रात फुलर से मिलने वो ही मतलब डग ही आया था। उसने ही फुलर को बाहर लेकर गया और अगले दिन फुलर के मौत की खबर आई, लेकिन डग उसे ही पीट देता है और वो उसे धमकी देकर भाग जाता है। डग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जाकर जेन से मिलता है। डग उसे सब बताता है, साथ ही ये भी कि उस रात फ्लाइट से उतरने के बाद सुबह तक उसे कुछ याद नहीं। जेन के मुताबिक ये सब उस मशीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जेन उसे मशीन से दूर रहने और उसे बंद करने बोलती है। डग को अभी भी लग रहा था वो जेन से पहले भी मिल चुका है। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट तो थे ही। जेन उसे डांस करने बोलती है और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, या शायद इसीलिए क्योंकि जेन को पता है कंपनी डग को मिलने वाली है। अगले सीन में
अचानक डग अपने घर में उठता है जहाँ मैकबेन उसे अरेस्ट करने आया था। दरअसल उस बारटेंडर का मर्डर हो गया था जो डग को ब्लैकमेल करने आया था। उसने पुलिस को अपना बयान दे दिया था। उसके मुताबिक फुलर से उस रात डग ही मिलने आया था, लेकिन किसी ने, मतलब शायद उसी ने, उस बारटेंडर को मार दिया। कंपनी डग को मिलने वाली थी, लेकिन फुलर कंपनी बंद करने वाले थे, इसीलिए डग ने उन्हें मार दिया, साथ ही गवाह को भी। डग यह सिगरेट जलाता है, जबकि उसने बोला था वो स्मोक नहीं करता। मैकबेन के पूछने पर डग झूठ बोलता है कि वो कल देर रात तक लैब में काम कर रहा था। दरअसल जेन से मिलने के बाद उसे कुछ याद ही नहीं था, इसीलिए मैकबेन उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी बेल हो जाती है। जेन ने उसके लिए गवाही दी थी कि कल रात दोनों साथ में थे, लेकिन डग यहाँ खुद को ही गुनाहगार मान रहा था, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं, तो हो सकता है उसी ने उस बारटेंडर का मर्डर किया हो। अब डग को जल्द से जल्द फुलर का वो मैसेज ढूंढना होगा जो उन्होंने सिमुलेशन में उसके लिए छोड़ा है। शायद ये सब घटनाएं उसी से जुड़ी हो। डग तुरंत लैब जाता है और 2 घंटों का टाइमर सेट करके अकेले ही मशीन से कनेक्ट होने जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि टाइमर इंगेज नहीं हुआ। वो जॉन से कनेक्ट होता है और वहाँ से तुरंत ग्रीसन के घर जाता है। पहले तो ग्रीसन उससे बात करने तैयार नहीं होता, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, लेकिन डग उसे बोलता है वो जानता है उसे ब्लैकआउट क्यों आते हैं और उस समय वो क्या करता है। तब ग्रीसन उससे बात करने तैयार हो जाता है। डग उससे पूछता है क्या उसे कुछ ऐसे सपने आते हैं या डेजा वू होता है जिसमें वो कम उम्र की लड़कियों के साथ यामा काटा करता हो। उसे वैसे सपने आते थे और जागने के बाद उसके बदन से परफ्यूम की खुशबू आती है। उसे अपने ही घर में उसके ही साइज का एक कोड भी मिला है। दरअसल जब फुलर उससे कनेक्ट होते थे, ग्रीसन को लगता था वो सपना देख रहा था जिसका उसे कुछ हिस्सा याद रहता है। ये जानते ही डग उसे ग्रैंड होटल लेकर आता है। उसके आते ही वहाँ का स्टाफ उसे फुलर नाम से पहचानने लगता है। वहाँ की लड़कियां उसके करीब आने लगती है। ये देखकर ग्रीसन बहुत हैरान था। डग उसे याद करने बोलता है कि 2 रात पहले उसने यहाँ किसी को कोई लेटर या कोई चीज दी थी। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे याद आ जाता है उसने बारटेंडर को एक लेटर दिया था, लेकिन ये देखकर एस्टन वहाँ से भाग जाता है। डग तुरंत उसके पीछे जाता है, लेकिन नीचे एस्टन डग को गन पॉइंट पर ले लेता है। डग समझ गया था एस्टन ने वो लेटर पढ़ लिया है। पहले तो उसे लगा था चिट्ठी में कोई मजाक लिखा है, लेकिन उसने डग को जॉन से डिस्कनेक्ट होते हुए देखा था। डग उससे पूछता है लेटर में क्या लिखा था। एस्टन बताता है उसमें किसी रोड के बारे में लिखा था जिस पर चलते जाना है जब तक एंड नहीं आता। बैरिगेड देखकर रुकना नहीं है, और जैसे ही बैरिगेड तोड़कर वो आगे बढ़ा, एस्टन ने देखा ये दुनिया असली नहीं है बल्कि सब कुछ नकली है और अब उसे असली दुनिया देखनी है। यहाँ दोनों में हाथापाई होने लगती है, लेकिन डग उससे गन छीन लेता है और उससे वो लेटर मांगता है। एस्टन उसे वो लेटर देता है, लेकिन उसका ध्यान भटकते ही फिर उस पर हमला कर देता है। एस्टन उसे स्विमिंग पूल में डुबोकर मारने वाला था, लेकिन सही समय पर विट उसे जगा देता है। डग विट को ही पंच मार देता है। डग विट को सब बताता है। डग आगे बोलता है कि सिमुलेशन में सभी लोग बिल्कुल असली है। विट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों ने उन्हें डिजाइन किया है, वो सिर्फ बिजली से चलने वाली यूनिट्स है, लेकिन डग नहीं मानता। वो कल ही इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहता है। विट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डग नहीं मानता। वो तुरंत जेन से मिलने पहुंचता है, लेकिन होटल से उसे पता चलता है जेन तो जा चुकी है। वहाँ मैकबेन भी था। वो बताता है फुलर की कोई बेटी नहीं है। उन्होंने पेरिस अथॉरिटी से भी बात की, लेकिन उन्हें भी किसी जेन फुलर के बारे में नहीं पता। डग ये सुनकर काफी हैरान था। वो होटल से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे वही कार ड्राइवर मिलता है जिस कार में जेन घूम रही थी। डग उसे पैसे देकर पूछता है उसने आखिरी बार जेन को कहाँ छोड़ा, लेकिन मैकबेन भी उसे देख रहा था। डग एक घर के पास पहुँचता है और वहाँ एक लड़की से बात करता है। उसे भी जेन फुलर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन डग उसे जेन का हुलिया बताता है। फिर डग वहाँ से एक स्टोर में जाता है जहाँ जेन कैशियर थी। डग उसके पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन जेन उसे नहीं पहचानती। डग निराश होकर बाहर आता है, तभी जेन उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आती है। डग को लगता है शायद जेन उसे पहचान गई, लेकिन वो उसका क्रेडिट कार्ड लेकर आई थी जो वो काउंटर पर ही भूल गया था। उसे भी डग जाना पहचाना लग रहा था। डग उससे बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब डग को सब समझ में आ गया था। जैसा फुलर ने लेटर में लिखा था, डग उस रोड पर बहुत दूर तक जाता है। फिर हाईवे लगने के बाद बैरिगेड तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तब उसे दिखाई देता है दुनिया का अंत। मतलब वो खुद भी एक सिमुलेशन में है। वो खुद भी असली नहीं है बल्कि एक सिस्टम का प्रोग्राम है, जिसे देखकर वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब वो पहले ही समझ गया था। दूसरी तरफ मैकबेन भी उस
स्टोर में जाता है। जेन उसे भी नहीं पहचानती। मैकबेन भी उसे कुछ भी कहे बिना चला जाता है। उसने पता लगाया था उस लड़की का नाम नताशा है, जो कपड़ों की तरह अपनी नौकरी बदलती रहती है। उसके रूममेट के मुताबिक आजकल वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। अब इसकी वजह से डग के पास कोई गवाह नहीं बचा था। दूसरी तरफ नताशा के दिमाग से जेन कनेक्ट होती है। वो तुरंत डग को कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। डग उसे बताता है वो जान गया है ये दुनिया असली नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम, बस एक सिमुलेशन है। जेन डग से उसके घर पर मिलने आती है। जेन बताती है ऐसे हजारों सिमुलेशन है, लेकिन बस उनका ही एक सिमुलेशन है जिसमें उसने और फुलर ने एक और सिमुलेशन बनाया। मतलब सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन। उन लोगों ने इसे ऐसे डिजाइन किया था कि किसी को पता ना चले कि ये असली दुनिया नहीं है, लेकिन फुलर और डग जान गए। डग को लगता है इसीलिए जेन ने फुलर को मार दिया, लेकिन जेन बताती है उसने फुलर को नहीं मारा, उसे तो फुलर के मरने के बाद भेजा गया था ताकि वो उसकी कंपनी टेक ओवर करके बंद कर सके। लेकिन फुलर बहुत चालाक था, उसने पहले ही अपनी वसीयत बदल दी थी। फिर फुलर को किसने मारा? तब जेन के रिएक्शन से उसे समझ में आता है किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद फुलर को मारा है। लेकिन जेन उसे समझाती है बस शरीर उसका था, लेकिन मारने वाला उसका यूजर था। डग उसे बोलता है वो कुछ भी नहीं, बस एक प्रोग्राम है। उसने प्लग निकाला और डग गायब। उसने जो भी आज तक किया, जो भी कहा, सब खत्म। डग उसे उसके यूजर को ढूंढने बोलता है क्योंकि वो असली दुनिया से है। जेन यहाँ बताती है डग का यूजर और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड डेविड है और उसी ने फुलर को मारा है। डग को लगता है वो बस डेविड के कैरेक्टर प्रोफाइल का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन जेन उसे बताती है एक समय पर डेविड बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसे खून करने में मजा आने लगा। वो असली दुनिया में मर्डर तो नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ आकर सिमुलेशन में लोगों को मारने लगा। वो एक अब्यूसिव आदमी बन गया। उसने धमकी दी है वो बहुत जल्द जेन को भी मार देगा क्योंकि जेन डग से प्यार करने लगी है। लेकिन वो उससे प्यार कैसे कर सकती है? वो तो असली भी नहीं है। लेकिन वो बताती है जब से ये सिमुलेशन बनाया गया है वो तब से डग को देखती आ रही है। उससे मिलने से पहले ही वो उससे प्यार करने लगी थी। फिर दोनों इमोशनल होते हैं और यहाँ यामा काटा करते हैं। दूसरी तरफ विड खुद को एस्टन से कनेक्ट करता है। उस समय एस्टन कार चला रहा था। उससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके पास एक पुलिस वाला आता है। उसे गाड़ी की डिक्की में कुछ आवाज आती है। डिक्की खोलने पर उसमें जॉन बंद था। विड को कुछ समझ नहीं आता, तभी एक कार उसे उड़ा देती है और विड झटके से लैब में उठता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। दरअसल जो उठा था वो विड नहीं बल्कि एस्टन था। उनकी कॉन्शियसनेस आपस में स्वाइप हो गई। सिमुलेशन में विड मारा गया और अब जो उठा था वो विड के शरीर में एस्टन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसे लैब का दरवाजा खोलना भी नहीं आ रहा था। तब उसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देखता है। वो तुरंत डग को कॉल करके बताता है विड अजीब हरकतें कर रहा है। डग गार्ड के पास जाने निकलता है। उसके जाते ही जेन उठती है और डिटेक्टिव मैकबेन को कॉल करती है। डग जब नीचे ऑफिस में जाता है वहाँ गार्ड बेहोश पड़ा था। उसे विड अंदर टीवी देखते हुए दिखाई देता है। जब डग उसके पास जाता है उसे पता चलता है ये विड नहीं बल्कि एस्टन है। ये देखकर डग बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ, लेकिन यहाँ आकर एस्टन बहुत खुश था। वो खिड़की से बाहर देखता है। उसे ये सिमुलेशन बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन तब डग उसकी गलतफहमी दूर करता है। वो बताता है ये भी उसकी ही दुनिया की तरह एक नकली दुनिया है, एक और कंप्यूटर सिमुलेशन। एस्टन यहाँ फुलर के लेटर का जिक्र करता है, लेकिन डग उसे बताता है वो लेटर उसके लिए था। फुलर उसकी दुनिया की बात कर रहे थे, मतलब इस दुनिया की। ये सुनकर एस्टन बहुत परेशान हो गया था। वो समझ गया था इसके ऊपर एक और दुनिया है। अब उसे उसकी दुनिया का सिमुलेशन देखना था। डग उसे लैब की तरफ लेकर जाता है जो बिल्डिंग के 13 फ्लोर पर है, लेकिन लिफ्ट में डेविड उससे कनेक्ट हो जाता है। एस्टन लैब में उस सिमुलेशन मशीन को देखता है और गन वही रख देता है। वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि यही उसे क्रिएट किया गया था, लेकिन तभी डेविड उसकी गन उठाकर उसे ही शूट कर देता है। फिर उसके सिर में गोली मारकर एस्टन और वाइट दोनों का किस्सा खत्म कर देता है। गन शॉट की आवाज जेन को भी आती है, लेकिन उसके पास डेविड आ चुका था। पहले तो जेन को लगता है वो डग है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है ये डेविड है। वो उससे बहाना बनाती है कि बस वो अपना काम कर रही थी। जेन उसे कन्फ्रंट भी करती है कि वो यहाँ के लोगों को क्यों मारता है, लेकिन डेविड को मर्डर करके मजा आता है। वो जेन को भी मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो डग मतलब एक सिमुलेशन प्रोग्राम से प्यार करने लगी थी, लेकिन जेन उसके सिर पर कुछ मारकर वहाँ से भागती है। वो लिफ्ट में आती है, लेकिन डेविड वहाँ भी आ जाता है, लेकिन जेन उसके हाथ पर काट देती
जाती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर जेन बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। तभी वहां डेविड भी आ जाता है। वो बताता है वो डग से जलने लगा है। डेविड जेन पर गन तान देता है। जेन को लगता है वो मरने वाली है, लेकिन तभी उसके पीछे से गोली चलती है और सीधा डेविड को लगती है, क्योंकि जेन के पीछे मैकबेन आ गया था, क्योंकि उसे पहले ही जेन ने कॉल कर दिया था। मैकबेन उससे पूछता है उसे कैसे पता था डेविड मतलब डग उसे मारने की कोशिश करेगा। जेन बताती है उसे पता था डेविड डग से कब कनेक्ट होने वाला है। जेन डेविड को देखती है, वो मर चुका था, जो मैकबेन भी कंफर्म करता है। अब कहीं ना कहीं मैकबेन भी समझ गया था कि ये एक सिमुलेशन है। वो जेन को बोलता है वो यहाँ से चली जाए और फिर कभी वापस ना आए। फिर हम डग को देखते हैं, उसकी आंखें ब्लिंक होती है, मतलब डेविड उससे डिस्कनेक्ट होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है। वो उठते ही अपने चारों तरफ हैरानी से देखने लगता है। उसके सिर पर कोई डिवाइस लगा था। वो उसे निकालता है और उस घर को देखने लगता है। तभी हॉल में उसे जेन उठते हुए दिखाई देती है। उसके भी सिर पर वैसा ही डिवाइस लगा था। जेन उसके पास आती है। तब हमें पता चलता है ये डेविड नहीं बल्कि डग है। डेविड के सिमुलेशन में मरने की वजह से डग की कॉन्शियसनेस उसमें आ गई और डेविड वही मारा गया। डग उससे पूछता है वो कहाँ है। जेन उसे बाहर लेकर आती है। वो फ्यूचर में 2024 में था। सामने ही उसे जेन के डैड दिखाई देते हैं। डग देखता है जेन के डैड फुलर के जैसे है। जेन बताती है फुलर को उसके डैड की तरह बनाया गया था। फिर डेविड मतलब डग और जेन के साथ ये मूवी यही एंड होती है। कई लोग सोचेंगे कि ये मूवी मैट्रिक्स मूवी की कॉपी है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये मूवी मैट्रिक्स की कॉपी नहीं है, ना ही मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड है। दरअसल मैट्रिक्स का पहला पार्ट रिलीज हुआ था 31 मार्च 1999 में और ये मूवी रिलीज हुई थी 16 अप्रैल 1999 में, मतलब मैट्रिक्स से बस 15 दिन बाद। तो ये कैसे हो सकता है? इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर ने 15 दिन में मूवी की स्टोरी लिखी और 15 दिन में ही मूवी बना के रिलीज भी कर दी। ये बस एक इत्तेफाक है कि मैट्रिक्स और इस मूवी का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। दोनों ही मूवी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये असली दुनिया है या हम भी किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक और असली दुनिया के टोनी स्टार्क कहे जाने वाले एलोन मस्क का मानना है कि हम भी किसी मैट्रिक्स या सिमुलेशन में जी रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।